सेक्शन ए बी सी सब के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो बच्चा यहाँ बैठा है ये कह रहा है मुझे कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है, उसको क्या करना है मैं बताने वाली हूँ। जो बोलेगा ग्रामर में प्रॉब्लम है उसको क्या करना है मैं बताने वाली हूँ। राइटिंग सेक्शन में प्रॉब्लम है उसको क्या करना है ये बताने वाली हूँ। और आखिर में लिटरेचर में प्रॉब्लम है तो क्या करना है मैं बताने वाली हूँ। कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी टफ, ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ चलोगे तो नहीं होगा बेटा। ग्रामर 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 सुन सुन के पागल हो गई हूँ मैं। थियरी पूरी पढ़ोगे आप, सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए, थियरी और रूल्स आपको पता होने चाहिए। बेसिक कॉमन सेंस अपने पास रखो, घर छोड़ के मत आओ और फिर बात बन जाएगी। दिमाग में तुम्हारे दिल में अगर तमन्ना है अच्छी है ना तो बोर्ड एग्जाम के एग्जामिनर के दिल में कितना ही जोर क्यों ना हो आप उसे हरा ही दोगे। सेक्शन ए बी सी सब के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो बच्चा यहाँ बैठा है ये कह रहा है मुझे कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है उसको क्या करना है मैं बताने वाली हूँ। जो बोलेगा ग्रामर में प्रॉब्लम है उसको क्या करना है मैं बताने वाली हूँ। राइटिंग सेक्शन में प्रॉब्लम है उसको क्या करना है ये बताने वाली हूँ। और आखिर में लिटरेचर में प्रॉब्लम है तो क्या करना है मैं बताने वाली हूँ। सो गौर से सुनिए। स्नेहा गुप्ता आपका टॉपिक नोट कर लिया है मैंने, उसके डाउट भी मैं क्लियर करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन में डर लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि अनसीन पैसेज आता है। क्यों? तुझे सब कुछ दिखा दे, लिटरेचर सारा करा रखा है, सारी कहानियां तुझे पता है, उसमें से सवाल आएंगे तो हर चीज लिटरेचर थोड़ी होती है। तेरा लेवल क्या है, तेरी इंग्लिश कितनी अच्छी है वो मुझे कब पता चलेगा? जब मैं तुझे एक नई चीज दूंगी। तो बोर्ड एग्जामिनर जो बैठे एवे टाइम पास के लिए नहीं बैठे, तुम्हारा इंग्लिश का लेवल जानने के लिए बैठे। 10वीं में आ चुके हो, तुम्हें पढ़ने की क्षमता कैसी है, समझने की क्षमता कैसी है, प्रेशर सिचुएशन में पढ़ के समझ पाओगे कि नहीं, ये चेक करने बैठे हैं। तो अनसीन पैसेज आता है तो हम डर जाते हैं नई चीज से। स्ट्रेंजर से भी तो बात करते हो, क्यों? क्योंकि पता है भाई काम का इंसान हो सकता है। तो उसी प्रकार से अनसीन पैसेज के बारे में यही है। अगर ये अनसीन पैसेज को तुम डरते हो क्योंकि ये तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर के साथ कर लो फ्रेंडशिप। क्या करोगे तुम? फ्रेंडशिप करोगे। कैसे करेंगे फ्रेंडशिप? बस मिनिमम 2 to 3 टाइम्स। इससे अगर मिल लोगे तुम तो तुम परेशान नहीं होगे। तो यू नीड टू रीड द पैसेज 2 to 3 टाइम्स। तब तक पढ़ो जब तक समझ ना आ जाए मेरे प्यारे बच्चा लोग, तब तक पढ़ो जब तक समझ में ना आ जाए। और मंजरी कुमार बहुत बढ़िया तरीके से कह रही है। कोई मुझसे कह रहा है कि मैम मुझे डिस्कर्सिव पैसेज में प्रॉब्लम होती है, कोई कह रहा है फैक्चुअल पैसेज में प्रॉब्लम होती है। कॉम्प्रिहेंशन में 2 पैसेजेस आएंगे बिल्कुल, एक होगा डिस्कर्सिव जो थोड़ा मुश्किल होता है और एक होगा फैक्चुअल जो आसान होता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमें तो फैक्चुअल में भी प्रॉब्लम है। भाई साहब फैक्चुअल में सब कुछ आपकी आंखों के सामने मिलेगा, सब कुछ। तो ये बेवकूफी मत करना, सब कुछ बस नजर धमकी हो, बढ़िया तरीके से तुम कर पाओगे, ठीक है। यस तो जैसे कि मैंने कहा आपको डिस्कसिव पैसेज और फैक्चुअल पैसेज दोनों के साथ ये करना है। सबसे पहले 2 to 3 टाइम्स उसको रीड करो ताकि अंडरस्टैंड कर सको, फिर तुम्हें हर सवाल का जवाब मिलेगा। कंसंट्रेशन और फोकस के साथ करोगे तो जरूर हो जाएगा। बाकी मेरी कॉम्प्रिहेंशन की वीडियो तुम देखोगे, बस इतनी सी चीजें, इससे दोस्ती करनी होगी तुम्हें, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का दिव्यांशु मैं बताऊंगी बेटा। सो कॉम्प्रिहेंशन की बात आई होप आपको समझ आ गई है। बची राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग आएगा और एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा। तो जो बच्चे, ज्यादातर बच्चे मुझे पता है कि एनालिटिकल पैराग्राफ में दिक्कत को फेस कर रहे हैं, तो एनालिटिकल पैराग्राफ का जुगाड़ अभी मैं बता रही हूँ, कान खोल कर सुन लो। एवरीबडी आउट हियर कान खोल कर सुन लो। जो भी एनालिटिकल पैराग्राफ में प्रॉब्लम है बता रहे हैं, तुम्हें एनालिटिकल पैराग्राफ में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तुम्हें सामने डेटा दे रखा है, उसको एनालाइज करना है, उसको समझना है, हाँ या ना। सो अंडरस्टैंड बेटा। एनालिटिकल पैराग्राफ कितने नंबर का आएगा? लेटर भी 5 मार्क्स का है, एनालिटिकल पैराग्राफ भी 5 मार्क्स का है। तुम्हें 120 वर्ड्स लिखने हैं बस। और 120 वर्ड्स लिखने के लिए बेटा सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में साफ साफ वो लिख दो जो दे रखा है, किस बारे में ये चार्ट है, किस बारे में बार ग्राफ है। और फिर बस करना क्या है, जितने भी तुम्हारे अगर बार ग्राफ है तो कितने सारे ग्राफ्स बार्स बने हुए उसके पॉइंट्स लिखने जो सामने हैं, बस उसको थोड़ा सा एनालाइज करना। बोलोगे नहीं हो रहा मैम मुझसे एनालाइज, तो पता है क्या करो, सबसे पहले कंपेयर करो। कंपेयर करने का मेरा मतलब है सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सी चीज दिख रही है नजर में, जो सबसे पहले आ जाती है ना बड़ी छोटी, उन्हें ढूंढो। बट सबसे ज्यादा क्या है वो लिखो, सबसे कम क्या है वो लिखो। फिर अगर सेम है कोई चीज जो अनमॉडिफाइड है, डिस्टिंक्ट है, उनको ढूंढो और देखो, उनके बारे में लिखो। जितने सारे ग्राफ्स, जितने सारे बार्स, उतने सारे पॉइंट्स, और आखिर में सम अप करके चीजों को करो। सेजल सिंह राजपूत कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी टफ, ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ चलोगे तो नहीं होगा बेटा। तुम्हारे 10th क्लास के एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉम्प्रिहेंशन का लेवल इतना हाई नहीं होगा कि तुमसे ना हो पाए। बस मुश्किल से ऐसा होगा 1 या 2 सवाल होंगे जिसके आंसर नहीं मिलेंगे, बाकी सब तुम खुद कर सकते हो, तो आई होप आप इतना नेगेटिव होके चलोगे तो टेंशन लेने की मतलब बात है, नेगेटिव इतना नहीं होना है। हाँ प्रैक्टिस करेंगे ना यार, ठीक है। लेटर में प्रॉब्लम है तो लेटर में बहुत बढ़िया तरीके से फॉर्मेट को फॉलो करो, और
सारा खेल बस बॉडी ऑफ द लेटर का है। फॉर्मेट बढ़िया तरीके से फॉलो करोगे, जो एड्रेस दिया है वही लिखोगे, बढ़िया नाम, वो जो नाम मेंशन कर रखा है वही लिखेंगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में 3 पैराग्राफ लिखने हैं, 120 वर्ड्स लिखने हैं। पहले पैराग्राफ में लिखो कि लेटर क्यों लिख रहे हो, तुम हो कौन। दूसरे पैराग्राफ में मुद्दे को डिटेल में समझाओ, एग्जाम्पल दो, रीजन दो, सपोर्ट करो अपने पॉइंट को, और आखिरी में कंक्लूजन देते हो, बोलो भाई रिक्वेस्ट है कर दे यार, ठीक ऐसे कर देना यार, बस इतना ही। ओके, हो जाएगा बेटा, इतना मुश्किल नहीं है। और इनके लिए मैं आपको स्पेशली कहूंगी कि आपको मिनिमम 7 सैंपल्स पढ़ने हैं, 5-7 सैंपल ऐसे होने चाहिए जो तुमने पढ़े हैं पूरे बकायदा। टॉपिक का तुमने पैराग्राफ पढ़ा, टॉपिक का पैराग्राफ पढ़ा, टॉपिक का पैराग्राफ पढ़ा, खुद से 5 लिखने हैं, खुद से नए और टॉपिक्स 5 टॉपिक्स आपको लिखने हैं। 12 टॉपिक तूने कर लिए ना तो तुझे भगवान भी नहीं रोक सकता। एग्जाम में 13वां टॉपिक तो है, आसानी से हो जाएगा। और किस्मत अच्छी रही इन्हीं में से कुछ आ सकता है, किस्मत अच्छी रही तो इन्हीं में से कुछ आ सकता है। ठीक है, तो मैं लेटर की भी बात करी और एनालिटिकल पैराग्राफ की भी बात करूँ, जितने टॉपिक्स करोगे उतना बढ़िया है। बाकी आप बेटा, मैं चाहूंगी जो भी टॉपिक में इश्यू है, उड़ान बैच में सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, दोबारा जाओ उस लेक्चर को खोलो और पढ़ो। ठीक है, टॉपिक को पढ़ो। अब आ गई सबसे मुश्किल घड़ी, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सर मेरे में दर्द हो गया है। ग्रामर 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 सुन सुन के पागल हो गई हूं मैं बेटा। अब उसकी बात करेंगे तो सबसे पहले सुनो, टेंसेस, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड और रिपोर्टेड स्पीच, ये टॉपिक्स हैं, सभी जानते हैं। ठीक है, तो पहली बात ध्यान से सुनिएगा जरा। तुमने अभी तक ये समझ ही गए होगे कि पेपर में कोई भी टेंस का डेफिनेशन नहीं पूछेगा, सब्जेक्ट क्या होता है नहीं पूछेगा, कोई तुम्हें डेफिनेशन या फिर बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखने को नहीं करेगा, ना कहने वाला है। 1-1 नंबर का सवाल आएगा। तो कैसे आएगा? इन सभी टॉपिक्स में तुम्हें एरर करेक्शन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एरर करेक्शन। फिल इन द ब्लैंक्स दिए जा सकते हैं। क्या दिए जा सकते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स दिए जा सकते हैं। एमसीक्यूज दिए जा सकते हैं। समझ रहे हो आप? रिपोर्टेड स्पीच में पैराग्राफ देके उसमें भी फिल इन द 1 वर्ड से नहीं, 1 सेंटेंस से तुम्हें लिखना पड़ सकता है। 1 नंबर के लिए तुम्हें 4 से 5 फ्रेजें लिखने मैक्सिमम, हाँ या ना? तो इसके लिए करना क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा जरा। टॉपिक की थियरी को तुम पढ़ोगे और बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे। क्या करोगे? बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे। हर टॉपिक में से सवाल कर करके देखो। एरर करेक्शन के मिनिमम 20 पैसेज कर डालो। कितने करोगे? 20 पैसेज प्रैक्टिस कर दो। पता चल जाएगा तुम्हें कैसी मिस्टेक्स आ रही है। अरे एनी की जगह सम लिखा है, ओहो हैड की जगह हैव लिखा है, अरे हैव का पास्ट टेंस तो हैड है, तो हैड आना चाहिए। तो तुम एरर करेक्शन प्रैक्टिस के साथ चीजें कर पाओगे। समझ रहे हो आप? यस बेटा, एक बार मैं अपनी मुद्दे की बात बता दूं, फिर आप जो भी डाउट्स पूछना चाहें मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं चाहती हूं कि जो मेरी तरफ से मैं मेरे बच्चों को बताना चाहती हूँ मैं बता दूं। ठीक है, इसीलिए स्पेसिफिकली मैं आपसे मिलने आ जाई हूँ। ठीक है, तो एरर करेक्शन के लिए जितनी प्रैक्टिस, आपको बस ये है कि थियरी पूरी पढ़ोगे आप, सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए, थियरी और रूल्स आपको पता होने चाहिए, बेसिक कॉमन सेंस अपने पास रखो, घर छोड़ के मत आओ और फिर बात बन जाएगी। विराज इंग्लिश हार्ड है, हाँ बिल्कुल है, पर पूजा मैम है ना, डरने की क्या बात। मेरे सारे रूल्स, टिप्स और ट्रिक्स, मेरे जुगाड़ फॉलो कर, कोई भगवान भी तुझे अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक सकता। ठीक है, अब हम बात करेंगे बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग चीजें कह रहे हैं। प्रैक्टिस कहाँ से करें? बीबीसी कंपैक्टा से करो, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस होते वो करो, अरे पीवाईक्यूज करो, सैंपल पेपर्स करो, अरे खिताब पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से करो। तो जगह प्रैक्टिस की तो बहुत है, कहीं से भी कर सकते हो आप, है ना। कंपैरिजन क्वेश्चन से ना डरे रागिनी, मैं अभी बताती हूँ आपको उनमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अब एक बात बता, कंपैरिजन का क्या मतलब होता है? 2 चीजों में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कहाँ कौन सी चीज कहाँ फिट होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो आप? इन चीजों को आपको सेट करना है। इसके लिए बेसिक कॉमन सेंस होना चाहिए बेटा। एरर का मतलब होता है गलती। नुक्स निकालना कितना आसान है। अगर एक दीवार है उसपे काला धब्बा है तो साफ निकल के आता है, साफ पता चलता है इसमें ये दिक्कत है, तो उस दिक्कत को तुम्हें सॉल्व करना है, उसको ठीक करना है, उसको पैच करना है। तो यही मान के चलो, सेंटेंस को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो तो तुम्हें गलती उसमें से खटकने लगती है, और कंपैरिजन भी हो जाएगा बेटा, आराम से होगा। मैं बताती हूँ कैसे। तो जो बच्चे कह रहे हैं, अभी मैं देख पा रही हूँ मैम मुझसे पोएम रटनी पड़ेगी क्या, पोएटिक डिवाइस मुझसे नहीं होते हैं, नरेशन मुझसे नहीं होता है। बेटा आई एम नॉट इग्नोरिंग यू ऋतिक, गिव मी अ सेकंड, मैंने पढ़ नहीं पाई मैं तुम्हारी। ठीक है, बताती हूँ मैं आपको। कैरेक्टर स्केच नहीं हो पा रहा है, एक बच्चा कह रहा है। एक बार मैं अपने एंड से पॉइंट्स जो मुझे बताने बता दूं, फिर मैं आपको मौका दूंगी, अगर किसी का मिस हो गया तो कवर कर देंगे। ठीक है, सो बात आई लिटरेचर की, तो बेटा फर्स्ट फ्लाइट है और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। ठीक है, इसमें प्रोज है, पोएट्री है, 10 पोएम है, 9 प्रोज के लेसन है, और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में भी 9 लेसन्स है।
टोटल 28 लेसन्स तुमको इन एंड आउट पता होने चाहिए, उनके कैरेक्टर्स, उनके कैरेक्टर स्केच, उनकी प्रॉब्लम्स, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये 28 लेसन्स की हर चीज तुम्हें पता होनी। जी हाँ, वर्ड मीनिंग्स भी आयुष जो तुम्हारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दे रखी वो पता होना चाहिए। अब कुछ सवाल है बच्चों के। सबसे पहला सवाल, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी क्या? जी हाँ, बिना एनसीईआरटी पढ़े कुछ नहीं होने वाला। एनसीईआरटी में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए स्पेसिफिकली फर्स्ट फ्लाइट से भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, प्रोज से भी आएगा, पोएट्री से भी आएगा, ये मान के चलो। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में बिल्कुल मैंने एक बार भी नहीं पढ़ी, उसके साथ तो हो नहीं सकता। रोज टाइम ले लो यार, 2-2 लेसन पढ़ते चलो। अगर तुम्हें पढ़े बहुत टाइम हो गया, बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो बिना एनसीईआरटी पढ़े भगवान भी तुम्हें पूरे नंबर नहीं दिला सकता। हाँ, समरी पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बट मिनिमम 1 से 2 बार एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़नी यस, बिना एनसीईआरटी पढ़े आप डिटेल बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी बात ऋतिक, अब आपका सवाल का जवाब, पोएम याद करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, रटनी नहीं है पोएम, बिल्कुल भी नहीं। पोएटिक डिवाइस के लिए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में पोएम का स्टैंजा प्रोवाइडेड होगा, स्टैंजा विल बी प्रोवाइडेड। तुम्हें अगर याद ही करना है तो पता है पोएम्स में तुम्हें क्या याद करना है, पोएट का नाम और जो पोएम में वर्ड है ना उनके मीनिंग्स याद करने पड़ेंगे, क्योंकि वक्त आने पर वो पूछे जा सकते हैं। इसका क्या मतलब है, क्या कहने की कोशिश किया जा रहा है। ओके, सो पोएम के एस्पेक्ट में आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। पोएटिक डिवाइस भी पूछेंगे तो आपको स्टैंजा विल बी प्रोवाइडेड, ये बात याद रखना। राइम स्कीम के लिए भी स्टैंजा विल बी प्रोवाइडेड। ऐसे तुम्हें नहीं बोलेंगे कि तुम जल्दी से मुझे किसी भी पोएम का राइम स्कीम लिख के बताओ, ऐसे नहीं बोला जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष मिश्रा कह रहे हैं मैम सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ, हम क्या करें। अभी मैं एक क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार वैभव ने भी पूछ लिया है, और वो ये है कि इनमें से सवाल कैसे कैसे आएंगे। देखो मैं सबसे पहले बताऊं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसमें आपको लेसन में से कोई भी पार्ट उठा के दे दिया जाएगा, 4-5 आपको सवाल पूछ लिए जाएंगे, उसमें से आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन 2 लाइन्स में लिखना होगा, 2 to 3 लाइन्स, 2 to 3 लाइन्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, 2 to 3 लाइन्स में आप लिख सकते हो। फिर आएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और फिर आएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट से भी पूछेंगे, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से भी पूछेंगे, तो किसी भी लेसन में से उठ के सवाल पूछे जाएंगे और आपको 40 to 50 वर्ड्स लिखने होंगे। तो मैं कहूंगी कि आपको 4 to 5 लाइन्स लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बारी आएगी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसमें आता है डर, इसमें कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसी में कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसी में अपना क्या कहते हैं उनको, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें ऐसे सवाल आ जाएंगे जो डायरेक्ट नहीं है, किसी भी लेसन में से उठा के, 2 लेसन में से उठा के 2 कैरेक्टर्स के बारे में आ जाएंगे। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए वैभव सुनिए क्या करना है। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन के लिए जो भी 2 कैरेक्टर्स है जिन्हें कंपेयर करना है, सबसे पहले आप ये बताओगे कि ये कैरेक्टर कौन से लेसन में से, ये कैसा था, फिर दूसरा कैरेक्टर कौन से लेसन में से कैसा है, फिर अपना एनालिसिस यूज कर कर, अपना दिमाग यूज कर कर आप दोनों को बताओगे कंपेयर करके कि भाई इसको ऐसा करना चाहिए, इसके। अब जैसे अमांडा के बारे में पूछ सकते हैं, एनी ग्रेगरी के बारे में पूछ सकते हैं। अमांडा भी ना खुश है, एनी ग्रेगरी भी ना खुश है, तो अमांडा के बारे में बताएंगे कि अमांडा के बारे में उसकी लाइफ में क्या हुआ। समरी को शॉर्ट में लिखना है। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस में वो जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में, उनके साथ जो हुआ उसको शॉर्ट में लिखना है। दोनों कैरेक्टर्स को शॉर्ट में लिखो, पहले समरी को, मुद्दे की बात उनके साथ क्या क्या हुआ, और फिर दोनों को तीसरे पैराग्राफ में कंपेयर कर दो। बस, समझे कि नहीं? आई होप अब आप समझ गए हो। ठीक है, तो आप इंट्रोड्यूस। और एक चीज बेटा, पोएम्स में जो पोएट्स के नाम है, अगर तुम्हें पोएट का नाम नहीं पूछा है तो तुम ना लिखो तो भी चलेगा, पर अगर तुम श्योर हो कि इस पोएम के पोएट यही आदमी है तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से उसका नाम लिखना चाहिए। ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, इंप्रेशन बढ़िया बनता है। ज्यादा लिखने के नंबर मिलेंगे क्या? बहुत ज्यादा लिखने के नहीं मिलेंगे। 120 वर्ड्स को 140 150 तक कर सकते हैं, बट ये मतलब नहीं है कि एक 3 मार्क क्वेश्चन के लिए तुम 6 मार्क जितना लिखो, नहीं, 1-2 लाइन एक्स्ट्रा लिखेंगे तो चलेगा। बहुत ज्यादा लिखने पर मार्क्स कटेंगे। कई बार ना लोग घुमा घुमा के कुछ कुछ बकवास लिखते रहते हैं, हाँ नंबर कटेंगे। मुद्दे की बात लिख रहे हो तो फिर भी एक बार कंसिडर करेंगे। कई बार जो पूछा नहीं, मैं पूछ रही हूँ बेटा तेरी मम्मी का क्या नाम है, तुम बोलोगे मेरे चाचा की बेटी के पेट में दर्द है। सॉरी, नॉट नीडेड। रेलेवेंट बातें करोगे तो बात बन जाएगी। मैम मेरे लेटर में कटा है। मैम लेटर में मार्क्स कट सकते हैं अगर तुम्हारी बॉडी में हर वो चीज नहीं है जो जरूरी है। मतलब आपको सारी डिटेल्स लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं लिखोगे तो कट जाएंगे। एनालॉजी एंड टोन वाले क्वेश्चंस इन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। जी हाँ, अब जैसे बेटे तुम्हारी पोएम्स में बहुत सारी फनी पोएम्स है यार, तो टोन फनी, ह्यूमरस टोन की पोएम्स है, तो याद रखो ह्यूमरस टोन वाली पोएम्स। तो पोएम के बारे में टोन, जैसे तुम पोएम में पोएट का नाम याद कर रहे हो, पोएम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में एक फीलिंग आ रही है ना, किसी में इंस्पिरेशनल फीलिंग आ रही है, किसी में ह्यूमरस फीलिंग आ रही है, तो वो याद रख लें, क्या दिक्कत है, रखना पड़ेगा। हाँ जी।
और बताओ। हाँ जी आदिति रंजन बताइए, लॉन्ग आंसर को लिखना स्टार्ट कैसे करूं? बहुत ही बढ़िया सवाल है। लॉन्ग आंसर को लिखना स्टार्ट करने से पहले अगर आपको राइटर का नाम पता है, पोएट का नाम पता है, तो आप नाम कैरेक्टर के नाम से शुरू करोगे कि ये बंदा ऐसा है। यहाँ पर कैरेक्टर स्केच काम आता है। तुम उस कैरेक्टर के बारे में 2-3 वर्ड्स यूज करो, अच्छी वोकैबुलरी यूज करो, वो ऐसा है, और फिर बात। नेल्सन मंडेला की डायरी एंट्री कैसे लिखूं? बहुत बढ़िया तरीके से लिख सकते हो यार। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए का दिल में है। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में अगर तमन्ना है, अच्छी है ना, तो बोर्ड एग्जाम के एग्जामिनर के दिल में कितना ही जोर क्यों ना हो, आप उसे हरा ही दोगे। ये सोच के चलो। वो शाना है तो तुम भी शाने हो, उसने गुगली फेंकी है तो तुम भी अटैक कर पाओगे, बढ़िया तरीके से फेस कर पाओगे। ऐसे ही चलना है तुम्हें। तो तुम ना मुद्दे की बातें उठाओ, बेसिक पॉइंट्स उठाओ और बताओ। मतलब जैसे कि तुम जब आंसर पढ़ो तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई इसने सारी चीजें कवर करी है, इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं।